नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम इकोनॉमी के फोर्थ लेक्चर को देखेंगे और यह पार्ट सेकंड होने वाला है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, हमने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा था इस चैप्टर को। तो आगे बढ़ने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बैंकिंग सिस्टम को पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स को देखा था, फिर उसके बाद कॉमर्शियल बैंक, इसमें जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था उसको देखा था। जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गया था, फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक था, फिर नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक था। इसको दोनों को देखा था हमने डिटेल वे में। ठीक है, यहाँ पे उसके जो फीचर्स थे आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ये सारी बैंक्स हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखा था। फिर बैंक नेशनलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को देखा था, नरसिम्हम कमिटी को देखा था। ठीक है, उनके रिकमेंडेशंस को देखा था। फिर बैड लोन जो और गुड लोन जो होता है बेसिकली उसको भी देखा था हमने। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों हमने डिटेल वे में कवर किया था। बट यहाँ पे जब मैंने खत्म किया था तो मैंने बोला था इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हो गया कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हो गया, सरफासी एक्ट हो गया, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं उसको देखना है। ठीक है, फोरक्लोजर क्या होता है इसको हम देखेंगे, वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट वेवर क्या होता है, राइट ऑफ एंड राइट डाउन क्या होता है, इसके साथ साथ हेयर कट भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक टर्म है बेसिकली। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, फिर आईबीसी है, इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया। फिर बैंकिंग रेगुलेशन 2017 का जो आया था, बैंकिंग रेगुलेशन 1947 को अमेंड करके उसको भी देखेंगे। ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड को भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सरफासी एक्ट। ठीक है, अगर सरफासी एक्ट को हम जनरल टर्म में देखें तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है कि सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एसेट। ठीक है, ये इसका बेसिकली फुल फॉर्म है। इसको लाया क्यों गया था, जो एनपीएस का इश्यूज है ना बैंक्स में, उसको डील करने के लिए, उसको एक्सपेडिट रिकवरी करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो एनपीएस का इशू है उसको कम करने के लिए। ठीक है, जो लोन्स वगैरह बोरोवर्स के द्वारा बेसिकली लिया गया है उसका जल्दी से जल्दी रिकवरी किया जाए, और साथ ही साथ जो एनपीएस के इश्यूज हैं बेसिकली जो बैंक्स वगैरह में उसको डील किया जाए। ठीक है, कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2002 में लाया गया था। ठीक है, ये अगर इसको देखें, इसके जो एक मेजर फीचर है वह है कि यह अलाउ करता है बैंक्स और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, मतलब किसी बोरोवर्स को, तो वह ऑक्शन कर सकते हैं। मतलब एक तरह से नीलामी होता है, नीलामी होता है जो रेसिडेंशियल और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज टू रिकवर लोन, मतलब जो बोरोवर का रेसिडेंशियल और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उसको ऑक्शन कर सकता है, उसका नीलामी कर सकता है, सो दैट जो उसका लोन का रिकवरी है उसको रैपिडली किया जा सके और बैंक लॉस में ना जाए। ठीक है, मतलब बैंक एनपीए के समस्या से ना जूझे। ये हो गया सरफासी एक्ट का एक काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से फीचर है। ठीक है, अब बात आता है कि क्या उसमें परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट को, अगर मतलब ऑक्शन हुआ हो रहा है रेसिडेंशियल और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है बोरोवर का, उसमें अगर उसको किया जाता है तो क्या परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट का? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, मतलब बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने जाके सारी चीजों को कर सकते हैं, उसके लिए ना कि बैंक किसी बैंक से कोई परमिशन नहीं लेना होगा। ठीक है, और इसी लॉ के तहत कहीं ना कहीं जो क्रिएशन है एआरसी का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, हाँ, उसका दिया गया और अनेबल किया गया कि बैंक टू सेल देयर एनपीएस टू एआरसी। ठीक है, मतलब बैंक में जो एनपीएस हैं, अगर बैंक उससे डील नहीं कर पा रहा है तो वह सेल कर देंगे इसको, एआरसी को। ठीक है, एआरसी को सेल करेंगे और एआरसी आगे चल के उसको डील करेगा। ठीक है, कैसे उसको करना है हम आगे देखेंगे। फिर आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हमने पीछे देखा। ठीक है, किसके अंडर है, सरफासी एक्ट के तहत। यूपीएससी में पूछ लेता है बेसिकली, तो इसको आप याद रख के रहना। ठीक है, क्या करेगा, बाई करेगा एनपीएस फ्रॉम बैंक्स एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उससे एनपीएस को बाई करेगा और फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, इसको लाइसेंस आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसी के द्वारा ही रेगुलेट भी किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई प्रोवाइड लाइसेंस एंड रेगुलेट देम। आते हैं अब इसके बेसिक फंक्शंस पे, जो एआरसी का फंक्शंस है बेसिकली उसको देखें। तो ये क्या करेगा, मोनेटाइज करेगा एनपीएस को, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसको तो पहले बैंक से बाई करेगा। ठीक है, मतलब बैंक से खरीदेगा और उसको फिर मोनेटाइज कर देगा, तब फिर उसको बैंक को पे करेगा पैसा जो भी होगा। ठीक है, जितना भी पे मिलता है, जितना भी उसका ड्यू है। उसके बाद क्या करेगा, क्लीनिंग अप बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक। जैसे एनपीएस क्या होता है ना,
जब बैंक का कुछ बैलेंस शीट होता है ना, उसमें जो एनपीएस के मतलब अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, उसमें एनपीए बहुत ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा है, उसको क्लीन कर देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करेगा, फ्रीइंग फाइनेंशियल सिस्टम टू फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटी। जब एनपीए का इशू ही नहीं रहेगा बैंक में, तो बैंक काफ़ी फ्रीली वर्क करेगा ना, काफ़ी रैपिडली कहीं ना कहीं जो उसका कोर एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा हेल्प मिल सकता है जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में उसको आगे बढ़ाने में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर डिस्ट्रेस्ड असेट। इसके साथ साथ क्या करेगा, जो जैसे मार्केट नहीं ना है, बहुत सारे जैसे एआरसी है, बेसिकली एआरसी है यहाँ पे, ये तो एनपीएस को बाई कर रहा है ना, बाई कर रहे हैं एनपीएस को, बट इसके साथ साथ कुछ अदर भी ऐसे इंस्टीट्यूशन आए मार्केट में, ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जो कि एक तरह से डिस्ट्रेस एसेट को बाई करें और उसको मोनेटाइज करें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जनरल फंक्शन था एआरसी का वो हो गया। अब देखते हैं आरबीआई के द्वारा क्या प्रिस्क्राइब किया गया कि ये सारी चीजें फंक्शंस है। देखो, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट है बोरोवर का, उसको एक्वायर कर लेगा, ठीक है, एक्वायर कर लेगा, फिर उसको मोनेटाइज करेगा, फिर उससे पैसे देगा बैंक को। ये हो गया एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। और साथ ही साथ क्या करेगा, चेंज या फिर टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट स्लैश सेल और लीज ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर। मतलब क्या है बेसिकली, देखो, या तो कर सकता है जो बोरोवर का मैनेजमेंट है वह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, ठीक है, या फिर जो उसका बिजनेस अभी तक था जो कि लोन लेके चलाया जा रहा था उसको सेल करके वहाँ से पैसे को निकाल सकता है और बैंक को कहीं ना कहीं बैंक के जो एनपीएज हैं उसको रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये हो गया बेसिकली सेकेंड फंक्शन। और उसके बाद थर्ड आता है रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट। जैसे क्या था, अभी सपोज 2 मंथ में आपको इतना पे करना था, 10,000, ठीक है, इतना 2 मंथ में पे करना था। क्या करेगा कि ठीक है, अब 2 मंथ, अभी 2 मंथ में आप पे नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है 3 मंथ ले लो, 3 मंथ में आप इसको पे करो, 4 मंथ बोल देगा, 5 मंथ दे देगा, जितना मंथ दे मतलब उसका डेट का रिशेड्यूल कर देगा, टाइमिंग, ठीक है। या फिर अमाउंट भी कहीं ना कहीं घटा सकता है। अमाउंट 10 है तो उसको आप हो सकता है 8,000 कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर फोर्थ में आता है सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेएबल बाय द बोरोवर, ठीक है। जो बोरोवर के द्वारा ड्यूज को सेटलमेंट किया जा सकता है, जो पे किया जा सकता है उसका सेटलमेंट करना, ठीक है। जैसे 10,000 करोड़ का कोई वो है, ठीक है, अगर उसके द्वारा 5,000 करोड़ बेसिकली पे किया जा रहा है, बोरोवर के द्वारा 5,000 करोड़ नहीं पे किया जा पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सेटलमेंट की तरफ ले जाएगा और कोई उसका नया वे निकालेगा सो दैट अदर जो 5 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, उसको डील किया जा सके, उसको कहीं ना कहीं लाया जा सके बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया आरबीआई के द्वारा जो एआरसी का फंक्शन था, मतलब जो आरबीआई के द्वारा बोला गया था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव एंड जो रेगुलेटरी चेंजेस मेड किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको देखते हैं, ठीक है। देखो, एफडीआई को अलाउ कर दिया गया था 100% ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट बेसिकली क्या होता है, देखो, एक होता गवर्नमेंट रूट, ठीक है, एक होता ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के तहत ये है कि बेसिकली कि गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी फॉरेन कंपनीज एआरसी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेना होगा। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे बैंकिंग सिस्टम में आप देख लो, प्राइवेट बैंक कितना है, 74% ऑटोमेटिक रूट है, जो इसमें 26% बच रहा है बैंकिंग, उसमें जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, अगर उससे ज़्यादा 74% से ज़्यादा होता है एफडीआई तो, ठीक है। ये सब बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि सिक्योर रहे, सेफ रहे सारी चीज़ें। बट इसमें क्या है, 100% एफडीआई दिया गया है ताकि इसको जो एआरसी है उसको इन्हेंस किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए हमारी जो कंट्री है उसमें, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, एग्जाम्पशन दे दिया गया है स्टैम्प ड्यूटी से, ठीक है। मतलब स्टैम्प ड्यूटी को बेसिकली उसके जो पैसे होंगे पे नहीं करने होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अनेबलिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। देखो, सिक्योरिटी रिसिप्ट जो होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा एज ए कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ डिस्ट्रेस एसेट फ्रॉम बैंक और एनबीएफसीज। मतलब जो एनबीएफसीज और फिर जो बैंक से डिस्ट्रेस एसेट को परचेज किया जाता है एआरसी के द्वारा, बेसिकली उसका एक कंसिडरेशन होता है, ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो ये हो गया बेसिकली इसका लेजिस्लेटिव जो रेगुलेटरी चेंजेस मेड किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एसेट क्वालिटी रिव्यू को देख लेते हैं। ये क्या है, कंडक्ट किया किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे एसेट क्वालिटी रिव्यू को कहीं ना कहीं कंडक्ट किया जाता है, ठीक है।
एग्जामिन क्या करता है, बैंक बुक्स एंड द लोन टू इंश्योर दैट एसेट क्लासिफिकेशन इज एक्यूरेट। ठीक है, जो बैंक बुक्स होता है ना, एक तरफ एसेट होता है, एक तरफ लाइबिलिटीज होता है ना, ये दोनों का कहीं ना कहीं उसको एग्जामिन करता है कि दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो दोनों बराबर है या नहीं, और जो एसेट का क्लासिफिकेशन है वो एक्यूरेट वे में है या नहीं। ठीक है, इसको एग्जामिन करता है एसेट क्वालिटी रिव्यू बेसिकली है। ठीक है, रिव्यू हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस एसेट, जो मतलब स्ट्रेस्ड एसेट है, मतलब जिसका ना प्रिंसिपल आने वाला है ना इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, वो स्ट्रेस एसेट होता है ना, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ क्या करता है, इंश्योर करता है दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर रिकॉग्नाइज ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, जो एनपीएज हैं उसको ट्रांसपेरेंटली रिकॉग्नाइज किया जाए, एग्जैक्ट वे में रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, देखो यह एक काइंड ऑफ सुपरवाइजरी टूल है, आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, देखो इसका एम क्या है, टू इंश्योर दैट बैंक मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल लेवल, एसेट क्वालिटी, और साथ ही साथ जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वह सारी चीजें मेंटेन रहे, टू सस्टेन देयर ऑपरेशंस एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स फंड। ठीक है, एडुकेट कैपिटल लेवल मतलब क्या है, एक बैंक में जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए हो गया एडुकेट कैपिटल लेवल। ठीक है, एसेट क्वालिटी हो, ज़्यादा एनपीएस वगैरह ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो हो वो अभी सस्टेनेबल वे में रहे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो सस्टेन करेगा ऑपरेशंस, जो बैंक के ऑपरेशन जो बैंक के द्वारा काम किए जा रहे हैं बेसिकली, उसको सस्टेन करेगा, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करेगा जो डिपॉजिटर्स के फंड है, जो पब्लिक जो पैसे डिपॉजिट किए बैंक में ना, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर बैंक के द्वारा ये सारे लिमिट्स को क्रॉस कर दिया जाता है तो आरबीआई कुछ एक्शंस लेती है जिसे हम बेसिकली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आरबीआई प्लेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक। फर्स्ट क्या होता है, हाल कर देता है ब्रांच एक्सपेंशन। जो बैंक के द्वारा ब्रांच का एक्सपेंशन होता है ना, जैसे हो गया एसबीआई के द्वारा कोई एक्सपेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये पीसी ए में आ रहा है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ रहा है, तो इसके जो एक्सपेंशन है, जो बढ़ा रहा है अपने ब्रांचेस को, उसको आरबीआई के द्वारा स्टॉप कर दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, स्टॉपिंग डिविडेंड पेमेंट ऑन द बैंक्स। क्या होता है, जो बैंक्स के शेयर होल्डर होते हैं ना, बैंक्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड बैंक पे करता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो यह सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा स्टॉप लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, जैसे स्पेशल ऑडिट किया जा सकता है बैंक का। ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं बैंक में, कितना एनपीएस वगैरह है, ये सारी चीज़ें, मतलब जो ऑडिट एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जो एडिक्वेट कैपिटल लेवल है, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट वे में है या नहीं है, जो मतलब आरबीआई के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है उस लेवल में है ये, तो स्पेशल ऑडिट किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशनल एंड एक्टिवेशन ऑफ रिकवरी प्लान। ठीक है, अगर कोई बैंक पीसीए के कैटेगरी में आया, ठीक है, तो मतलब वह कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, तो उसके द्वारा जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसको रिस्ट्रक्चर कर देगा आरबीआई, और साथ ही साथ कुछ रिकवरी प्लान को लिए कुछ स्टेप लेगा ताकि बैंक इससे निकल पाए। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या कर सकता है, जो बैंक के प्रमोटर्स होंगे, एक तरह से आप बोल सकते हो शेयर होल्डर्स होंगे, उनके द्वारा बोला जाएगा कि आप जो मैनेजमेंट है वहाँ का उसको चेंज कीजिए और नए मैनेजमेंट्स को लाइए, सो दैट जो बैंकिंग सिस्टम है उसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, अभी तक देखें नोट में कुछ देखें तो एक काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पीसीए है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क है, वो एप्लीकेबल है ओनली टू कॉमर्शियल बैंक। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हमने पीछे पढ़ा है वह सारी बैंक्स पे यह एप्लीकेबल है, नॉट एक्सटेंडेड टू कोऑपरेटिव, और जो एनबीएफसीज हैं वहाँ पे, वहाँ तक एक्सटेंडेड नहीं है। ठीक है, ओनली जो कॉमर्शियल बैंक है वहाँ पे यह एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा अदर जो करेक्टिव एक्शंस आरबीआई के द्वारा बेसिकली लिया जा सकता है। अब आता है स्ट्रेस टेस्ट। अगर हम देखें तो बैंक्स ना बहुत सारे रिस्क को फेस करते हैं, जैसे हो गया मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगर स्ट्रेस टेस्ट देखें तो ये एक काइंड ऑफ सिमुलेशन है ऑफ द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बैंक टू डील विद इट। ठीक है, देखो क्या है, बैंक का कुछ क्राइटेरिया होता है ना, कि जो एडुकेट कैपिटल लेवल है, ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, बैंक के पास जितना अमाउंट होना चाहिए, सपोज 100 करोड़ है। ठीक है, हाँ, सॉरी 100 करोड़ है, इतना एज ए एडुकेट कैपिटल रेशियो है बेसिकली बैंक का। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती हैं कि
बैंक अगर कोई क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, उसको डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो यह कहीं ना कहीं स्ट्रेस टेस्ट इसी का होता है कि उसे टेस्ट किया जाता है। लेता कौन है? आरबीआई के द्वारा स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और यह सब सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं ना, तो जिसमें स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली यूजुअल हो जाता है। तो उसमें है कि इफ स्टॉक मार्केट प्लंज, स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर गया है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रखा है। साथ ही साथ इफ रूपी स्विंग सेवरली, अगर रूपी काफी ज्यादा डिप्रिसिएट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आरबीआई के द्वारा स्ट्रेस टेस्ट लिया जा सकता है। और क्या है? इफ इन्फ्लेशन गैलेप्स और डिफ्लेशन अकर, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन काफी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिफ्लेशन, एक तरह से डिफ्लेशन का भी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई के द्वारा लिया जा सकता है स्टेप। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ ग्रोथ क्रैशेस, अगर जो कंट्री का ग्रोथ है वह क्रैश कर जा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आरबीआई स्ट्रेस टेस्ट ले सकती है, ठीक है। प्रूडेंशियल नॉर्म क्या होता है? देखो, हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि ये काइंड ऑफ नॉर्म्स होता है जो कि बेसिकली फोकस करता है जो सेफ्टी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस है उस पे, ठीक है। अगर बैंक सेफली वर्क करना चाह रहा है तो उसे कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हो गया इनकम रिकॉग्नाइजेशन, इनकम का प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए, ठीक है। कितना इनकम है, कहाँ से क्या आ रहा है, कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर एक तरह से ब्यौरा होना चाहिए बैंक के पास, सो दैट फ्यूचर में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डील किया जा सके, ठीक है। ये हो गया, पहला हो गया। फिर एसेट क्लासिफिकेशन होता है, जैसे एसेट एंड लाइबिलिटीज होती है ना, उसमें जो क्लासिफिकेशन होता है उसको प्रॉपर फॉलो करना। प्रोविजनिंग फॉर एनपीएस, यह क्या होता है? प्रोविजनिंग क्या होता है बेसिकली? जैसे आपके पास सपोज दैट 100 रुपए आए, ठीक है, किसी डिपॉजिटर्स, कोई इंडिविजुअल है 100 रुपए लेकर आया आपके पास, ठीक है। इसमें से सपोज दैट आपने 20 रुपए रख लिया ना, और फिर जो 80 बच रहे हैं उसे आप लेंड कर दिए, किसी पर्टिकुलर जो बोरोवर है उसको आप दे दिए, ठीक है। तो ये 20 रुपए जो है ना, उसे हम बेसिकली प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो प्रोविजनिंग फॉर एनपीएस मतलब अगर एनपीएस का इशू आता है तो कहीं ना कहीं ये 20 रुपए हेल्प करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, एट सम एक्सटेंट तो हेल्प करेगा ही ना, तो उसके लिए ये प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स, कितना कैपिटल होना चाहिए बैंक में टू रन देयर बिजनेस बेसिकली। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर आती हैं। इसका पर्पज क्या है? देखो, जो टू प्राइमरी पर्पज है, तो उसमें से पहला है ब्रिंग आउट ट्रू पोजीशंस ऑफ बैंक लोन पोर्टफोलियो, ठीक है। मतलब जो बैंक के लोन का पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना। साथ ही साथ हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ इट डिटेरियोरेशन। क्या होता है? बैंक डिटेरियोरेट करने लग जाता है जब एनपीएस के इशू आते हैं, कहीं बैंक करप्ट हो गया तो बैंक रन के भी सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे रोकने के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब आता है बेसल नॉर्म। बेसल नॉर्म बेसल अकॉर्ड के तहत कहीं ना कहीं आया था, जिसमें हम बेसिकली 3 बेसल नॉर्म्स को पढ़ेंगे। एक हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इशूड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस के द्वारा इशू किया गया था ये, ठीक है। और अगर बीसीबीएस को देखें तो यह मेंटेन करता है इट्स सेक्रेटरिएट एट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि है बेसल स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका सेक्रेटरिएट बीसीबीएस का बेसिकली यहाँ पे है, आप देख सकते हो इसको। अब इसका एम क्या है? What are the aims of Basel norms? देखो, to ensure that bank और जो other financial institutions हैं have enough capital to meet their obligation to depositors, other stakeholders and absorb unexpected loss, ठीक है। मतलब बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वह इतना कैपिटल रखें, इतना पैसा रखें अपने पास, तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को फेस किया जा सकता है फ्यूचर में, उसको कहीं ना कहीं उससे डील किया जा सके, ठीक है। ये होगा हमारा बेसल नॉर्म्स का जो एम था वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो थर्ड, पूरे 3 नॉर्म्स थे उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट वाला 1988 में आया था। इसमें क्या था? बेसिकली जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उससे डील करता है। जैसे हो गया बैंक में कितना मिनिमम पैसे होने चाहिए, मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, उसकी बात करता है। बेसल नॉर्म 2009 में आया था, सेकंड वाला, ठीक है। यह फोकस करता है मोर रिस्क एंड रेमेडीज, मतलब बहुत सारे रिस्क के जो एरियाज है ना वो बढ़ गए इसमें, और उसके साथ साथ जो रेमेडीज इसके हो सकते हैं, पॉसिबल रेमेडीज इसके हो सकते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं इसमें बताया गया था। बेसल जो थर्ड नॉर्म था बेसिकली, इसमें हम देखें तो ये 2013 में आया था, ठीक है। इसमें बात किया था
इसमें बात किया गया था वॉलेंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, जो कि बैंक्स, कैपिटल एडुकेसी और स्ट्रेस टेस्टिंग पे था उस पे, ठीक है। अगर देखें तो यह 3 रिस्क को कवर करता है: क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड जो ऑपरेशनल रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? बेसिकली जो लोन्स वगैरह दिया गया है, ठीक है, जो बैंक्स के द्वारा लोन वगैरह दिया गया है, उसमें जो आता है, अगर बोरोवर के द्वारा कोई अमाउंट पे ही नहीं किया गया, ना इंटरेस्ट पे किया गया, ना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया गया है, तो उसे हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। मार्केट रिस्क में क्या होता है? बेसिकली देखो, मार्केट रिस्क में क्या होता है? बेसिकली जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स जो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, अगर कोई भी अमाउंट आता है, सपोज 100 रुपए, ठीक है, इसमें से अगर 20% SLR है, तो उसमें बैंक को लिक्विड एसेट में रखना होता है। लिक्विड एसेट में क्या होता है? जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, अदर अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज होती हैं, वो सारी चीजों में रखना होता है। जो 20% है, मतलब 20 रुपए इसमें रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बैंक्स है ना, वह कुछ अमाउंट और जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे हो गया रियल इस्टेट में, ठीक है, शेयर्स में। तो ये है जो रियल इस्टेट और जो शेयर्स हैं उसमें जो मार्केट फ्लैक्चुएट होता है ना, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं, तो मार्केट रिस्क इस पे डिपेंडेंट होता है। तो मार्केट रिस्क बेसिकली यही है, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क क्या है? ऑपरेशनल रिस्क में बहुत सारे जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो शट डाउन होता है, साइबर अटैक्स होता है, डिजिटल थ्रेट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं। देखो, अब कैपिटल एडुकेसी नॉर्म को देख लेते हैं। अगर इसको देखें तो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या करता है? जो इंश्योर करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना, वह इनफ मनी को रखें, इनफ कैपिटल को रखें, सो दैट अगर कोई फ्यूचर में कहीं कोई भी पोटेंशियल लॉस और जो रिस्क आता है, उसकी सिचुएशन आता है, तो उसको उससे डील कर सकें, ठीक है। पर्पज क्या है? जो डिपॉजिटर्स के फंड्स वगैरह इसमें बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ प्रमोट करना स्टेबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम में लाना, साथ ही साथ उसके इफिशियंसी को, फाइनेंशियल सिस्टम का जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करना पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अगर देखें तो आरबीआई के द्वारा मंडेट किया गया है जो कैश एडुकेटरी नॉर्म से बेसिकली रेशियो है। कॉमर्शियल बैंक में 9% है, मतलब 100 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हो, उसका 9%, 9 रुपए आप CAR में डालोगे, ठीक है। और फिर एक कॉमर्शियल बैंक के लिए है जो PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो उसके लिए 12% है। अगर ये दोनों को मिलाए ना, तो हमारा काफी हाइयर है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, जैसे 8% है, बेसल 3 के तहत इसको लाया गया था। उसमें बताया गया था कि 8% जो CAR होना चाहिए ना, वो बैंक्स में होना चाहिए। तो बेसल 3 जो हमारा है वह 9% है कॉमर्शियल बैंक में, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं बेसिकली उसमें 12% है, ठीक है। अब आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जो आया था, ठीक है। इसका एम क्या है? कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी इनटू सिंगल लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड फॉर देयर रेजोल्यूशन इन टाइम बाउंडेड मैनर, ठीक है। जितने भी लॉज हैं इंसॉल्वेंसी से जो डील कर रहे हैं, वो तितिर बितिर है ना, हमारे जो कंट्री में है, ये सारी लॉज जो हैं वो पहले तितिर बितिर थे 2016 के पहले, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, सबको एक तरह से कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो उसका बस बेसिकली यही था कि कंसोलिडेट करना लॉ रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी इनटू सिंगल लेजिस्लेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका एम क्या है? बेसिकली टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जैसे हो गया डेटर हो गया, ठीक है, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय। इंटरप्रेन्योरशिप कैसे इम्प्रूव करेगा? देखो क्या होता है, जब आपके पास एनपीएस वगैरह बैंक में काफी कम रहेंगे, तो जो भी नए नए स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं, उसको इजीली फंड अवेलेबल रहे उनके लिए, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं उसको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, यह एक सिचुएशन है जब इंडिविजुअल और जो फर्म्स होते हैं ना, स्मॉल फर्म्स होते हैं, वह अनेबल टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ड्यू टू इट्स क्रेडिटर्स, ठीक है। कोई बैंक है, 100 रुपया लोन दिया है किसी भी पर्सन को, ठीक है, आप इंडिविजुअल ले सकते हो या फिर स्मॉल फर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर ये हुआ कि मतलब यह अब पे नहीं कर पाएगा, तो उसे हम इंसॉल्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में जो फर्म्स है या फिर इंडिविजुअल है, वह फाइल कर सकता है बैंक्रप्सी का। बैंक्रप्सी क्या होता है? यह लीगली डिक्लेयर्ड स्टेटस है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल और जो फर्म्स है, उन्होंने पूरा बोल दिया है कि हाँ, हम रीपे नहीं कर पाएंगे जितना भी डेट है हमारा, ठीक है। जितना भी हमने लोन दिया है ना, उसका प्रिंसिपल पे कर पाएंगे ना इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, तो उसमें हम बैंक्रप्सी को
उसको हम बैंकरप्ट बोल देते हैं, ठीक है। यह लीगली डिक्लेयर स्टेटस है, ये ध्यान रहे, ठीक है। यह लीगली डिक्लेयर स्टेटस नहीं है, वो है बताया जा रहा है, मतलब उसके द्वारा इंडिविजुअल फॉर्म जो है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब सिचुएशन बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। जो एक कोड था वो उन्होंने वेरियस जो इंस्टीट्यूशंस थे इसको डील करने के लिए उसको क्रिएट किया है, जैसे नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, कंपनीज के लिए बनाया गया। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो स्मॉल फॉर्म्स है, जो इंडिविजुअल है उनके लिए बनाया गया, ठीक है। इनकी ड्यूटीज क्या थी? इनिशिएट रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो भी एनपीएस के इशूज हैं, बैंकरप्सी का इशूज है, या फिर आप बोल सकते हो कंपनी इंसॉल्वेंसी का इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोसेस को कहीं ना कहीं इनिशिएट करना, ठीक है। और उसके बाद अपॉइंट करना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, हाँ, जो इसको रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं अपॉइंट करना। उसके साथ साथ अप्रूव करना जो फाइनल डिसीजन है क्रेडिटर्स का, जिन्होंने लोन वगैरह दिया है ना, उनका जो फाइनल डिसीजन है उसको अप्रूव करना। अब थर्ड जो बॉडी था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड था, ठीक है। बोर्ड क्या हुआ? ये रेगुलेट करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सेटअप है अंडर द कोड, ठीक है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, जो ये हैं बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इनको रेगुलेट करेगा, ठीक है। वो बताएगा कैसे आपको चीजों को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। बोर्ड जो होगा कंसिस्ट होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कुछ रिप्रेजेंटेशन होंगे इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ पर्सन होंगे इसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लॉज हैं बेसिकली, ये भी इसमें से भी इसमें मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड में। अब जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको देखें तो एक क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स खुद से ही ले सकता है। मतलब क्वाजाई जुडिशियल बॉडी का मतलब है कि नॉन जुडिशियल बॉडी है जो कि इंटरप्रेट कर सकता है लॉज को, ठीक है, लॉज को इंटरप्रेट कर सकता है। क्वाजाई जुडिशियल का मतलब ये है, ठीक है। क्रिएटेड अंडर कंपनीज लॉ 2013, जो कंपनीज लॉ एक्ट था ना 2013 का, उसके तहत इसे एनसीएलटी को क्रिएट किया गया था। और जो एनसीएलटी का डिसीजन है ना, उसको चैलेंज किया जा सकता है एनसीएलएटी में, ठीक है। डीआरटी देखते हैं इसको। यह किसके अंदर है? रिकवरी और डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1993 के तहत इसको रखा गया है, ठीक है। इसका डिसीजन डीआरएटी, डार्ट में बेसिकली इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ नोट देख लेते हैं इसमें क्या है। इंडिविजुअल डिफॉल्टर्स, जो इंडिविजुअल डिफॉल्टर्स हैं, उनके लिए मिनिमम जो अमाउंट रिक्वायर है टू अट्रैक्टिंग इंसॉल्वेंसी कोड वो 1000 रुपए है, ठीक है। और मिनिमम जो कॉर्पोरेट डेटर हैं उनके लिए लगभग 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है कोड का? ये ज्यादा पावर देता है क्रेडिटर्स को ज्यादा पावर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ इजियर एग्जिस्ट को कहीं ना कहीं लेके आता है, ताकि जो सिचुएशन क्रिएट हो गया उससे जल्दी से जल्दी उसका निदान किया जा सके। और स्पीडर इंसॉल्वेंसी, जो इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं उसको स्पीडर मतलब रैपिड वे में कहीं ना कहीं डील किया जा सके। साथ ही साथ इनहेंस किया जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे क्या होता है, जब ज़्यादा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के केसेस आते हैं ना, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब जो कितनी इजीली से बिजनेस को किया जा सकता है इंडिया में, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको लाया जा रहा है आईबीसी कोड को, तो इससे हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको, उसकी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिल सकती है, उसको इनहेंस किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट में रिड्यूस करेगा बैड लोन्स, जो एनपीएस के इशूज हैं बैंक में, उससे रैपिड वे में कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया सिग्निफिकेंस कोड का। अब आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2017। ये क्या था? देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड करके इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। क्या करता है? अलाउ करता है आरबीआई टू इशू डायरेक्शन टू बैंक्स फॉर इनिशिएटिंग रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट लोन डिफॉल्टर अंडर रिसेंट इनेक्टेड आईबीसी कोड 2016। मतलब आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा जो बैंक्स हैं, हाँ, जो कि लोन डिफॉल्टर्स का प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कि आप जल्दी से जो रिकवरी प्रोसीडिंग है उसको स्टार्ट करिए, सो दैट जो ये सारी प्रॉब्लम्स है उसका जल्दी से जल्दी निदान किया जा सके, ठीक है। अंडर रिसेंट इनेक्टेड आईबीसी कोड, मतलब जो आईबीसी कोड 2016 में रिसेंटली इनेक्ट हुआ है, उसको, उसके तहत कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया बैंकिंग। अब टीबीएस चैलेंजेस क्या है? सपोज दैट बैंक है, ठीक है, इसने दिया सपोज दैट 1000 रुपये, 1000 रुपये लोन दे दिया कोई भी फॉर्म या फिर बिजनेसमैन को, 1000 रुपये दिया, मतलब ये बिजनेस है, ठीक है। अब 1000 रुपये इसको दिया, अब हो क्या रहा है कि 1000 रुपये इसने तो ले लिया, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, जो इसका 1000 रुपये लोन दिया था, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, वो आ ही नहीं पा रहा है।
मतलब जो बैंक का इन्वेस्टमेंट है वह डिड नॉट यील्ड, मतलब जो बैंक का जो इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा किया गया है वह उसको कुछ नहीं दे पाया, वह दिवाली हो गया, बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, बैंकरप्ट हो गया। अब जब इसने 1000 उधार लिया ही था, मतलब लोन लिया ही था, अब बैंक ने दिया था, तो इसमें तो एनपीए के इशू आ गए। तो क्या हुआ कि इसका जो बैलेंस शीट है और इसका जो बैलेंस शीट है दोनों डगमगा गया। तो इसे ही हम बेसिकली ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बैलेंस शीट को डगमगा गया है, दोनों एक तो मतलब इसको एनपीए का इशू आ गया है, तो अपना बिजनेस इसका डूब गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देखो, कंपनीज ओवर बोरोड, कंपनी ने ओवर बोरो के लिया। ठीक है, एंड बिकम डिस्ट्रेस एज देयर इन्वेस्टमेंट डिड नॉट यील्ड and so could not repay to bank who thus become mere in NPAs। ठीक है, अब देखो, बैलेंस शीट ऑफ द बोरोइंग कंपनीज एंड लेंडिंग बैंक्स आर अंडर प्रेशर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में एक सजेशन दिया गया है पारा को सेटअप करने के लिए, पारा को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, पारा क्या देखते हैं, पब्लिक सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, पारा। ठीक है, यह क्या करेगा, देखो, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है, हाँ, जो कि मनी को रेज करेगा बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड विथ विच इट कैन बाय बिग बैड लोन्स फ्रॉम पीएसबी, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो बिग बैड लोन्स हैं उसको बाई करेगा। क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करके जो पैसे उससे जनरेट होंगे, तो ये जो पीएसबी में एनपीएस का बिग, मतलब एनपीएस का इशू है, फिर आप बोल सकते हैं बैड लोन्स का जो भरमार है, उसको बाई करेगा। ठीक है, कहाँ से, पब्लिक में। देखो, सिक्योरिटी को बेच रहा है पारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। यहाँ से जो पैसे आए तो पीएसबी, जो पीएसबी में बैड लोन्स हैं उसको बाई किया। ठीक है, फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, अब आता है पीजी नायक कमेटी, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है। देखो, सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, किस लिए, जो गवर्नेंस इश्यूज हैं बैंक में ना, बैंक्स में जो गवर्नेंस इशू है, मतलब जो बैंक्स है काफ़ी अच्छे तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं पीजी नायक कमेटी को सेटअप किया गया था। इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए गए थे, उसमें उसको हम देख लेते हैं। पहला जो सजेशन था कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स होल्डिंग इन पीसीबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ना, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ना, उसमें गवर्नमेंट जो उसकी होल्डिंग है उसमें 50% से कम कर देना चाहिए। ठीक है, कोई भी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें जो गवर्नमेंट है 100% अगर कहीं शेयर है इसका, तो उसको रिड्यूस करके 49%, मतलब एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा था। ठीक है, जो एक सजेशन था। जो प्रोसेस है बोर्ड के अपॉइंटमेंट की, जो मतलब जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं बोर्ड में बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसको प्रोफेशनलाइज्ड कर देना। ठीक है, बीबीबी को बेसिकली सेटअप करने की बात की गई थी। इसके तहत ऐसे आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टर्म्स है ना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, उसको फिक्स करना है 5 साल तक, इससे ज़्यादा साल तक नहीं इनको बढ़ाना है। इससे ज़्यादा बढ़ता है एनपीएस के इशू आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं ना, जितना पुराना पोर्सन उस बैंक में उतना करप्शन के केसेस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पीजी नायक कमेटी के द्वारा बेसिकली रिकमेंड किया गया था। ठीक है, अब आता है बैंक कंसोलिडेशन। आइडिया हम देखें अगर मर्जर का, तो जो नरसिम्हम कमेटी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वहां पे उनके द्वारा कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन दिया गया था 1991 में। ठीक है, बैंक कंसोलिडेशन का, मर्जर बेसिकली। ठीक है, 2014 में देखें तो पीजी नायक पैनल के द्वारा सजेस्ट किया गया कि गवर्नमेंट इधर मर्ज और प्राइवेटाइज स्टेट ओन्ड बैंक। ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें था कि गवर्नमेंट जो उसका शेयर होल्डिंग है बेसिकली उसको रिड्यूस कर देना चाहिए लेस देन 50%। तो ये था। तो पीजी नायक पैनल के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि या तो मर्ज कर दो जितने भी बैंक्स हैं, या फिर उसको प्राइवेटाइज कर दो। ठीक है, अब मर्जर का एम क्या था बेसिकली, देखो, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है ना बैंक को, उसको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, इसके साथ साथ ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है बैंक्स की, उसको बढ़ाना। मर्जर जब हो जाएगा तो कुछ, तो उसमें जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके डील विथ देयर क्रेडिट पोर्टफोलियो, जो बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो हैं उसके उससे भी डील करना। ठीक है, ये सारे बैंक कंसोलिडेशन के मर्जर के जो एम है वह हो गया। अब आता है इंद्रधनुष, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में लाया गया था। ठीक है, इसका मेन एम था कि रिवाइव करना जो एनपीएस बर्डन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। हमने देखा था कि जो 11% टोटल एनपीएस का इशू है अक्रॉस द इंडिया सारे बैंक्स में,
उसमें से अगर देखें तो 90%, मोर देन 90% पीएसबी में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थे, ठीक है। तो इसी को जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स एनपीए से जूझ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जूझ रहे हैं, उनको रिवाइव करने के लिए इंद्रधनुष एक तरह से स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में, ठीक है। इंद्रधनुष का मतलब 7 पॉइंट के द्वारा 7 पॉइंट दिया गया था। उसी को हम इंद्रधनुष बोलते हैं। अब स्ट्रेटजी देखें तो इसमें कंसिस्ट है अपॉइंटमेंट इन प्रोफेशनल मैनर। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वह प्रोफेशनल मैनर में होना चाहिए, ठीक है। ओपन कर देना पीएसबी टू प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स। जो प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स है ना, प्राइवेट बैंक्स में जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी कहीं ना कहीं पीएसबी को ओपन करना। बैंक बोर्ड ब्यूरो को सेटअप करना। कैपिटलाइजेशन, जो बैंक के कैपिटलाइजेशन को इंक्रीज करना। इसके साथ साथ डी स्ट्रेसिंग, जो स्ट्रेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेस कर रहे हैं उसको डी स्ट्रेस करना, मतलब स्ट्रेस को हटाना बाय कंसोलिडेशन, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना बैंक की, जो लोन्स वगैरह दे रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं बैंक्स में, उसके लिए अकाउंटेबल है ना, तो उसके फ्रेमवर्क को रेडी करना। और साथ ही साथ गवर्नेंस में रिफॉर्म को। फॉर क्लोजर में क्या था, टेकिंग ओवर मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी ऑफ बोरोवर, मतलब बोरोवर के द्वारा कोई भी अगर एज ए कोलेट्रल दिया गया है, ठीक है, ये बोरोवर हो गया, 100 रुपये लोन दिया, ठीक है, इसके लिए बोरोवर के द्वारा कुछ कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, तो उसको दिया गया है बैंक को, उसको ले लेना, ठीक है। अगर यह रिपे नहीं कर पा रहा है 100 रुपये लोन, तो उसको रख लेना। और सिक्योरिटाइजेशन का क्या बेसिकली है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं बोरोवर के द्वारा, उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके शेयर मार्केट में बेच देना, मार्केट में सेल कर देना, ठीक है। जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ते हो ना, उसी काइंड ऑफ सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना, मार्केट में बेचना, पैसे आएंगे, पैसे से फिर जो एनपीएस का इशू है बैंक्स में उसको रिजॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया सिक्योरिटाइजेशन का मतलब, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम एक थर्ड पार्ट लाएंगे बेसिकली इसका, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर था। और आई विल इंश्योर दैट कि ये 10 से 15 मिनट का ही हो बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, तो इसलिए 10 से 15 मिनट में हो जाएगा बेसिकली। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।